वंस यू गेट अ डिसीज यू हैव टू लिव विद इट, ऐसा बोला जाता है। बट आप कहते हैं कि इसे रिवर्स किया जा सकता है। मैनिफेस्टेशन, फॉरगिवनेस, पावर ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी, इसके बिना पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। तो अगर माइंड में निगेटिविटी है, डर है, चिंता है, या कुछ बुरी मेमोरीज है, पास्ट मेमोरीज हमको टॉर्चर कर रही है, ट्रॉमा में है, तो आप ठीक हो ही नहीं सकते। लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, हम बोलते हैं इसी लाइफ का पास्ट आप इरेज कर दो, काफ़ी है। तो इम्यूनिटी को कैसे यूज करें? साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी साइंस है जो कहता है इम्यूनिटी का सीधा कनेक्शन माइंड के साथ है। कुछ लोग किसी भी बात पे नेगेटिव ही सोचेंगे, कुछ लोग किसी बात पे डिप्रेस जल्दी होंगे, कुछ लोग किसी बात पे हंसेंगे ज़्यादा, कुछ एक्साइट ज़्यादा होंगे। तो ये ब्रेन के वायरिंग का पैटर्न होता है। तो अगर हम इसे बदल पाए तो जीन्स को प्रभावित कर सकते हैं। आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो है डॉक्टर रवि वैरागड़े, जो कि मुंबई से है एंड ही इज़ नॉमिनेटेड फॉर पद्मश्री और बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने काम किया है बहुत सारी डेडली डिसीज़ को क्योर करने में, उनको रिवर्सल करने में। और वो डिसीज़ेज़ कोई छोटी मोटी डिसीज़ेज़ नहीं है। किडनी फेलियर, लीवर फेलियर एंड इंक्लूडिंग कैंसर, कैसे इन्होंने एपिजेनेटिक्स के थ्रू इन सब चीज़ों को रिवर्स किया है। आज इस बारे में डीप डाउन समझेंगे कि किस तरह से हमारे जीन की एक्सप्रेशन को चेंज करके हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। मे बी ये जो आज का पॉडकास्ट है ये आपके हेल्थ का टर्निंग पॉइंट हो, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देर नहीं करती, मिलवाती हूँ आपको हमारे गेस्ट डॉक्टर रवि वैरागड़े से। Thank you, Pooja. I'm really eager to talk to you and also meet your audience. एपिजेनेटिक्स पहले तो एक वर्ड ही ऐसा है जो हमारी ऑडियंस को इजी वे में समझा दीजिए। और ज़्यादातर वैसे लोग कहते हैं कि जो जेनेटिक्स के थ्रू हमारे पास डिसीजेज आती हैं, वंस यू गेट अ डिसीज यू हैव टू लिव विद इट, ऐसा बोला जाता है। बट आप कहते हैं कि इसे रिवर्स किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। तो ये कैसे है? इन दोनों चीज़ों को ही प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। मैं स्टार्ट करूंगा एक है ना इंटरेस्टिंग केस के द्वारा, बिकॉज अगर मैं पहले कितना भी समझाऊंगा तो लोगों को समझेगा नहीं। राइट। तो मैं आपको एक सिंपल केस बताता हूँ एंड यू आर गोइंग टू लव दिस केस। एक बेबी पैदा हुआ बैंगलोर में, ठीक है। बैंगलोर में बेबी पैदा हुआ और मदर तो अंदर होती है, लेबर रूम में होती है, और पापा बाहर होते हैं। तो जब भी नर्स बाहर आएगी तो पहला सवाल क्या पूछा जाएगा कि क्या हुआ, लड़का या लड़की? राइट। तो पापा ने पूछा कि नर्स क्या हुआ, लड़का या लड़की? तो नर्स ने कुछ नहीं बताया, अंदर चली गई। फिर दूसरी नर्स है, दूसरी को फिर से पूछा कि क्या हुआ, लड़का या लड़की? तो वो भी अंदर चली गई, उसने भी नहीं बताया। अब ये पापा परेशान, बोले इतना सिंपल सवाल है, ये तो तुरंत बताना चाहिए। वो परेशान भी हुए, उनका टेंशन भी बढ़ रहा, गुस्सा भी आ रहा उनको। एंड ही इज़ अ वेरी हाई प्रोफाइल पर्सन, क्लास 1 ऑफिसर से ऊपर जो पोस्ट रहती है वो, राइट। तो उसके बाद डॉक्टर आए बाहर एंड डॉक्टर उनके मित्र थे। तो ही ऑलमोस्ट शॉर्टेड, बोले क्या है? बोले इतना इंसल्टिंग बिहेवियर कभी हुआ नहीं। मैंने सिंपल पूछा कि क्या हुआ, लड़का या लड़की, इतना बता दो, तो आइडियल तो बताना चाहिए। तो डॉक्टर भी बिना कुछ बोले अंदर चले गए कैबिन में। अब इनका गुस्सा 7वें आसमान पर, दोस्त भी है फिर भी नहीं बता रहा है। ये गुस्से कैबिन के अंदर और थोड़ा 2-4 जो बोलना था बोल दिया। बोले अभी तो तुम बताओ क्या हुआ, लड़का या लड़की? इतना सिंपल क्वेश्चन है, राइट। डॉक्टर ने कहा पता नहीं, क्योंकि वो बेबी पैदा हुआ था बिना किसी जीनेटल ऑर्गन्स के, ना लड़का ना लड़की। मतलब उस जगह कुछ नहीं था, एक सिर्फ पेशाब होने के लिए एक छेद था, दैट्स इट। तो आप सोचिए ये जेनेटिक डिफेक्ट है, क्लियर, राइट। ये तो बीमारी ही नहीं है। तो अब ये केस पूरे वर्ल्ड में घूमी, रिपोर्ट्स घूमे, सबने कहा कुछ नहीं कर सकते, ये तो जेनेटिक डिफेक्ट है, इसका कहीं कोई इलाज संभव ही नहीं है। वैसे ही हमारे सारे जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे सबने यही सुना होगा उनकी बीमारी के बारे में कि उसका इलाज ही नहीं है। चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ऑटो इम्यून डिसीज़ हो, चाहे थायराइड हो, जीवन भर गोली खानी पड़ेगी। यहाँ तो गोली भी नहीं थी, राइट। तो अब ये प्रॉब्लम है, 6.5 साल बच्चा वैसे ही रहा। स्टोरी बहुत लंबी है लेकिन मैं छोटी करूँगा क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है, राइट। तो अब ये 6.5 साल का हो गया बच्चा। अब वो मेरे एक सेमिनार में उसके पापा है, पूरा सेमिनार देखा, उन्होंने देखा कि जेनेटिक्स पे काम किया जा सकता तो कितनी खुशी की बात है। ही वॉज वेरी हैप्पी। डीएनए, जेनेटिक्स, यही प्रॉब्लम था, और अगर इस पर काम हो जाए तो शायद उनके बच्चे का कुछ हो जाए।
उम्मीद वो खो चुके थे, बट उन्होंने मुझसे बात की, बोले सर कुछ हो सकता है क्या। मैंने कहा देखो हम तो जीन्स पे रेगुलर काम करते हैं, जीन्स को स्टिमुलेट किया जा सकता है, जीन्स को साइलेंट भी किया जा सकता है, और ये होता है एपी जेनेटिक्स के द्वारा। तो मैंने उन्हें जो समझाया ये बता रहा हूँ आपको, तो ईजी समझ जाएगा। पूरे एक्सपर्ट्स, दुनिया के सारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हम आपके जीन्स पर काम कर सके, जीन्स को एडिट कर सके, इसे कहते हैं जीन एडिटिंग। तो जैसे आप वीडियो एडिट करते हो, राइट, वैसा आप जीन को एडिट कर सकते हो, और एडिट कर सके तो बीमारी तो गायब हो जाएगी। और ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, इस पर काम चल रहा है। पहले अमेरिका में चल रहा था, अभी तो शायद दुनिया भर में हर जगह चल रहा है। तो डायबिटीज़ का जीन लो, एडिट करो, डायबिटीज़ गायब। कैंसर का जीन लो, एडिट करो, कैंसर गायब। तो ये कॉन्सेप्ट पर काम चल रहा था। बट ये कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम एक है कि जीन्स हमें अभी तक सिर्फ 1000-2000 जीन पता चले, बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ जीन्स है। राइट, तो वो और पूरे पता चलने में शायद पता नहीं 100-200 साल लग जाएंगे। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे तो जीन्स पर काम करना था, क्योंकि मैंने तो 8 साल की उम्र से एक ही मुद्दा था मेरा, बीमारी को रिवर्स करना। और मुझे पता था सारी बीमारियों का कनेक्शन जीन्स के साथ होता है, सारी, सिर्फ माता पिता से आई हुई नहीं, सिर्फ इनहेरिटेड नहीं, हर बीमारी का कनेक्शन जीन्स और डीएनए से होता ही होता है। तो मैंने इस पर रिसर्च किया कि जीन्स पे काम करने का, जीन एडिटिंग कर दिया तो बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन कर नहीं सकते तो दूसरा क्या करें। तब मुझे पता चला एपी जेनेटिक्स साइंस। अब इसमें क्या होता है, आप जीन्स को एडिट नहीं करते हो, आप जीन्स को साइलेंट कर देते हो बस। यानी कि जीन वैसे ही है, ओके, बट उसने अपना रोल चेंज कर दिया, रोल चेंज कर दिया उसने। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप एक समय में दूरदर्शन एंकर थे, राइट, आप एक्टिव थे, राइट। अभी आपने रोल चेंज कर दिया, पॉडकास्टर भी हो, तो यू हैव चेंज द रोल, राइट, यू हैव चेंज द एक्सप्रेशन, यू आर नॉट चेंज यूर सेल्फ। मतलब आपने अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई, बट आपने आपका एक्सप्रेशन चेंज किया। आप पहले सिर्फ एंकर थे, अभी आप पॉडकास्टर हो। राइट, तो क्या ऐसे जीन्स के साथ किया जा सकता है? एंड दिस इज एपीजेनेटिक्स, जिसमें हम जीन को नहीं बदलते, जीन के प्रभाव को बदलते, जीन के एक्सप्रेशन को बदलते। तो एपीजेनेटिक्स के माध्यम से आप किसी भी जीन को एक्टिव भी कर सकते हो, साइलेंट भी कर सकते हो। जीन वहीं पे रहेगा, जीन वैसे ही रहेगा, उसका प्रभाव चेंज हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, कैंसर का जीन अगर एक्टिव है उसे साइलेंट कर दो, क्योंकि एक्टिव हो गया तो वॉयलेंट हो जाएगा। तो जीन अगर बुरा है तो वॉयलेंट नहीं चाहिए, साइलेंट चाहिए। जीन अगर अच्छा है तो साइलेंट नहीं चाहिए, वो फिर एक्टिव चाहिए। राइट, तो वो बच्चे के केस में हमने वैसे ही वर्क शुरू किया। अच्छा, मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट ज्वाइन किया, और मैं तो उनको थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे अद्भुत इम्पॉसिबल प्रॉब्लम में हम पे ट्रस्ट किया। हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, पहले 6-8 महीने तो कोई चेंज नहीं आया, 9th मंथ में कुछ लगा वहाँ पे हो रहा है, 1 साल में क्लियर हो गया, ऑर्गन ग्रो होना शुरू हो गया। ओह वाओ, मतलब ये काम था भगवान का, कि भगवान देते हैं जो भी ऑर्गन्स देना है, राइट। बिल्कुल, हाँ जी, तो वो वहाँ पर ऑर्गन नहीं था, बट हमने ये जीन्स को स्टिमुलेट करके ऑर्गन को ग्रो करा के दिया, और आज उस बच्चे के पास अपना खुद का जीनेटल ऑर्गन नॉर्मल वाला है, ऑपरेशन वाला नहीं है, एंड फुली फंक्शनिंग। अभी वो टीनेजर है, उसको जो इरेक्शंस आना चाहिए, फुली फंक्शन, सारा काम करता है। ओह वाओ, तो अब देखिए, अब ये है एपी जेनेटिक्स का फ़ायदा। जब ये असंभव से असंभव प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हो, तो फिर किसी भी बीमारी को आप जेनेटिक्स और एपी जेनेटिक्स के प्रभाव से रिवर्स भी कर सकते हो। आपने बड़ी आसानी से बोल दिया कि किसी भी जेनेटिक को हम लोग साइलेंट कर देते हैं। हाँ। बट आपका क्या एग्जैक्ट फॉर्मेट है साइलेंट करने का, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो इसके पहले, सबसे पहले मैंने स्टडी किया कि ये एपी जेनेटिक्स के टूल्स एंड टेक्निक्स क्या होते हैं, हाँ जी, राइट, कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जीन्स को प्रभावित करती है। ओके, अब आगे मैं एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा ताकि इजी हो जाए। राइट, आपने सुना होगा कि प्रेग्नेंट मदर्स को कुछ दवाइयाँ नहीं देना चाहिए, हाँ, सुना है आपने? क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट आता है। तो इसका मतलब कुछ मेडिसिन होती है जो जीन्स पर प्रभाव डालती है, राइट, तो ऐसे ही कुछ मेडिसिन होती है जो अच्छा प्रभाव भी डालती है। तो हम उस मेडिसिन के साथ डील करते हैं जो जीन्स पर अच्छा प्रभाव डालती है। इसे हम कहते हैं जेनेटिकली टारगेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन्स, ओके, राइट। तो ये एक टूल हो गया। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि आजकल हम गर्भ संस्कार बहुत करते हैं, कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, वो अगर हैप्पी रहेगी तो बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी। राइट, क्यों? क्योंकि वो अगर हैप्पी रहेगी तो उसका जीन्स और डेवलपमेंट पे सही प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब माइंड जीन्स पर प्रभावित करता है, राइट। तो इसे कहते हैं साइकोजीनोमिक्स।
ओके। तो ये भी एक साइंस है। तो साइंस कहता है कि योर साइक मीन्स माइंड, तो योर माइंड विल इन्फ्लुएंस योर जीन्स। तो हमने कहा अगर माइंड जीन्स को इन्फ्लुएंस करता है तो वाई नॉट यूज़ इट। तो हमने माइंड के कुछ थेरेपीज़ और टूल्स और टेक्निक्स बनाए जिसके द्वारा हम जीन्स को प्रभावित करते हैं और जीन्स को साइलेंट या एक्टिव जो करना है वो करते हैं, ओके। राइट। तीसरा साइंस है न्यूरोजीनोमिक्स। ये कहता है कि ब्रेन का पैटर्न क्या है। देखो, ब्रेन एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट वाला टूल है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस घूमते रहते हैं, राइट। अगर वो सिग्नल का एक पैटर्न सेट हो जाए, फॉर एग्जांपल कुछ लोग किसी भी बात पे नेगेटिव ही सोचेंगे, कुछ लोग किसी बात पे डिप्रेस जल्दी होंगे, कुछ लोग किसी बात पे हंसेंगे ज़्यादा, कुछ एक्साइट ज़्यादा होंगे। तो ये ब्रेन के वायरिंग का पैटर्न होता है। तो अगर हम इसे बदल पाए तो जीन्स को प्रभावित कर सकते हैं। ये कहता है न्यूरोजीनोमिक्स। तो फिर हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी पर काम किया। अगेन न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए हमने माइंड के थ्रू ब्रेन के प्रोग्राम को रिवायर करना शुरू किया। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप डॉगी खरीदते हो तो आप उससे ट्रेन करते हो, बट आपके ब्रेन को आपने कब ट्रेन किया? तो यू कैन ट्रेन द ब्रेन। तो हम ब्रेन को ट्रेन करते हैं न्यूरोप्लास्टिक टेक्निक्स के द्वारा, राइट। इसके अलावा न्यूट्रीजीनोमिक्स एक साइंस है। न्यूट्रीजीनोमिक्स मतलब डाइट के द्वारा कैसे जीन्स को प्रभावित किया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है जो हमने बनाए जिससे जीन्स को प्रभावित किया जा सके, और ये एस्टेब्लिश साइंस है। ये ऐसा नहीं कि एपीजेंट्स मैंने तैयार किया, नहीं, मैंने इसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करने का तरीका ढूंढा है। और नाउ मेरी टीम 45 मेंबर की टीम है हमारी। वी आर हेल्पिंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू रिवर्स देयर क्रॉनिक डिसीजेस, चाहे उसे जेनेटिक लेबल किया गया हो या नहीं किया गया हो, फिर भी वो जेनेटिक होती है। तो हम सारी क्रॉनिक बीमारियों को, और जैसे आपने कहा कि इम्पॉसिबल क्रॉनिक बीमारियों को भी रिवर्स करते हैं। बिल्कुल, आपने ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो किया, और सॉल्व भी कैसे किया, एक माइंडसेट और बहुत सारी मोडालिटीज़ जो इनके डायमेंशंस थे उन सबको लेकर के आपने इसको चेंज किया। आप एक साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन, जिसे मैं कहूँगी, आप लेकर आए। यस यस। तो स्पिरिचुअलिटी इस पॉइंट में कितना ज़्यादा वर्क करती है? अगर मैं बात करती हूँ कि हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में, हमारे इमोशंस के थ्रू हम किस तरह से, आपने बताया कि इमोशंस भी एक फैक्टर होता है, वेरी वेरी ब्रेन के पैटर्न्स भी इसका एक फैक्टर होता है। तो हम इन सब चीज़ों को अगर नॉर्मल वे में हम करना चाहें, अगर बहुत बड़ी डिसीज़ नहीं, जो छोटी मोटी डिसीज़ेज़ होती हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे पास कोई डिसीज़ आ गई, डायबिटीज़ आ गई, तो उस डिसीज़ को कैसे हम क्योर कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसमें थोड़ा सा एक कदम पीछे जाके एक मिथ पहले दूर कर दूँ। लोगों को लगता है जेनेटिक मतलब माता पिता से आया हुआ, हाँ, राइट, बट ऐसा नहीं है। जेनेटिक में दो वेरिएंट है, एक है इनहेरिटेड जेनेटिक्स, अच्छा, तो वो माता पिता दादा दादी से आया हुआ, और एक होता है हमारे जीवन काल में हमने जीन्स को जैसा प्रभावित किया उसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा ना। राइट। जैसे हमने देखा कि दवाइयाँ जीन्स को प्रभावित करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई महिला हार्मोन्स बहुत ले रही है तो वो हार्मोन्स जीन को निगेटिवली प्रभावित करेंगे और उसे कुछ बीमारी होने की टेंडेंसी आएगी। और आपने देखा होगा ज़्यादा हार्मोन लेने से कैंसर की संभावनाएं बढ़ती है। सुना है आपने? बिल्कुल सुना। लेकिन कैंसर तो जेनेटिक म्यूटेशन से होता है। इसी का मतलब है कि ज़्यादा हार्मोन लेने से जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं या ट्रिगर हो जाते हैं और उसको कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, राइट। तो ये हो गया कि एक मेडिसिन के द्वारा। अब दूसरा एक सवाल आता है कि स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो भी जीन्स प्रभावित होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस हो गया, मेंटल ट्रॉमा हो गया, उससे जीन्स प्रभावित होता है। खान पान में बहुत ऊटपटांग लोग खाते हैं आजकल, राइट। लेकिन उनको पता ही नहीं कि हर ऊटपटांग चीज़ जो खा रहे हैं वो जीन्स पर भी अटैक कर रही है। तो ये सारी चीज़, देन हमारा न्यूरो पैटर्न जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2 बजे सोते हो रोज़, ये आपके जीन्स को ख़राब कर रहा है क्योंकि आपने ब्रेन का पैटर्न वैसा सेट कर दिया। बॉडी क्लॉक को अगर रॉन्ग किया तो भी जीन्स को प्रभावित किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों से आप जीन्स पर रोज़ अत्याचार कर रहे हो तो जीन्स में तो बीमारी आएगी, राइट। तो जेनेटिक बीमारी 2 तरह की होती है, माता पिता से आई हुई और हमने जीन्स पर अत्याचार करके जो टेंडेंसीज पैदा की है उसके कारण आई हुई बीमारी। ये 2 तरह की जेनेटिक बीमारी होती है, ठीक है। अब सपोज आपने कहा माता पिता से आई हुई हो या ये भी नॉर्मल बीमारी कोई भी हो, अगर जीन्स में सपोज बीमारी की टेंडेंसी आ गई, अब जब तक वो जाएगी नहीं तब तक बीमारी जाएगी नहीं, राइट। तो आपको जीन्स पे तो काम करना पड़ेगा। अगर आपको लगा नहीं सर मैं डाइट किया तो शुगर कंट्रोल हो गया, ठीक है, नॉर्मल खाओ, वापस आ जाएगा, क्योंकि टेंडेंसी उसका रूट कहाँ पर है।
जीन्स एंड डीएनए में उसका रूट छुपा हुआ है, ओके। राइट। तो अब आपने कहा नॉर्मल कोर्स में हम क्या कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ना मैं आपका कॉन्सेप्ट चुराऊंगा थोड़ा सा, चलेगा? चलेगा। ठीक है। मैं बहुत यूज़ करता हूँ मैनिफेस्टेशन। आई बिलीव मैनिफेस्टेशन, फॉरगिवनेस, पावर ऑफ माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी, इसके बिना पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। क्लियरली बता दूँ मैं आपको, मेडिसिन विल नॉट वर्क अनलेस यू वर्क। तो आप मेडिसिन दुनिया भर की कोई भी लो, लोग जनरली क्या करते हैं, एलोपैथिक से नहीं हुआ आयुर्वेदिक लेंगे, आयुर्वेदिक से नहीं हुआ होम्योपैथिक लेंगे। अरे लेकिन मेडिसिन एक बीज है, इट इज़ द सीड। इम्पॉर्टेंट है वो बीज कैसे ज़मीन में बोया जा रहा है। राइट। सपोज 2 पेशेंट्स है, ठीक है, एक स्पिरिचुअलिटी और फॉरगिवनेस सारा प्रैक्टिस कर रहा है, एक बिल्कुल भी नहीं मानता इन सब चीज़ों को, और वो गुस्सा और नफ़रत में भरा पड़ा है। अब मुझे बताओ, गुस्सा और नफ़रत में जो भरा पड़ा है उसे कोई भी दवा फ़ायदा दे सकती है? कभी नहीं देगी। तो अगर माइंड में निगेटिविटी है, डर है, चिंता है, या कुछ बुरी मेमोरीज़ है, पास्ट मेमोरीज़ हमको टॉर्चर कर रही है, ट्रॉमा में है, तो आप ठीक हो ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपको माइंड पर काम करना पड़ेगा। तो दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरी जो पेशेंट है, जो ऑलरेडी फॉरगिवनेस कर रही है, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रही है, उसे डेफिनेटली फ़ायदा होगा, मेडिसिन के साथ भी, मेडिसिन के बिना भी। तो अगर आप कहेंगे सिंपल लाइफ में लोगों ने क्या करना चाहिए, मैं तो कहूँगा पहले आपके माइंड पे काम करना चाहिए। बिकॉज माइंड वो है जो इंसान को इंसान बनाता है। आप माइंड हटा दो तो इंसान नहीं बचेगा, जानवर बचेगा, राइट। राइट। तो अगर कोई भी बीमारी, कैसी भी बीमारी है, आपको अगर एक सिंगल फॉर्मूला चाहिए तो बस माइंड पे काम करो। और तो मैं तो कहूँगा कि पूजा मल्होत्रा के चैनल को फॉलो करते जाइए, आपकी हेल्थ वैसे ही इम्प्रूव होती जाएगी और आपके जीन्स पर भी सही इम्पैक्ट आते जाएगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने। मैनिफेस्टेशन एक ऐसा ही ट्रीटमेंट है जो अगर सब कर ले तो शायद सब ठीक हो जाएगा। बट एक चीज़ होती है कि जैसे जो लोग मेडिसिन्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, या जैसे आपने लीवर के ऊपर भी बहुत काम किया है, तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम जो आजकल बहुत ही कॉमन है, तो वो मेडिसिन इमीडिएटली तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो इमीडिएटली छोड़ेंगे तो उसके भी रेपरकशंस या उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स उनको फील होंगे। राइट। तो एग्जैक्टली फूड में भी वो ठीक कर रहे हैं अपने आप को। फॉर एग्जांपल कोशिश कि कर अपनी रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उन्हें वो छोड़ देनी चाहिए या फिर धीरे धीरे स्लोली इस चीज़ को ग्रैब करना चाहिए। तो क्या प्रोसेस, प्रॉपर प्रोसेस क्या होना चाहिए उनको फॉलो करने के लिए? देखिए पूजा, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव एन इंटेलिजेंट बॉडी। तो आपको इमीडिएटली मेडिसिन कोई भी नहीं छोड़नी है। पहली बात, आपको बॉडी बताएगी तब छोड़ना है। अच्छा। जैसे एग्जांपल, सपोज जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम कभी भी किसी पेशेंट को नहीं बोलते कि आप आज दवाई आप बंद कर दो, इंसुलिन बंद कर दो। हम पहले प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और हम कैसे करेंगे, हम कोई भी शुगर कम होने की गोली नहीं देंगे, या शुगर कम करने के लिए उसको डाइट रेस्ट्रिक्शन पर नहीं डालेंगे। हम माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे, ब्रेन को रीवायर करेंगे, जेनेटिक और डीएनए को इन्फ्लुएंस करेंगे, सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, और हम सबसे इम्पॉर्टेंट काम हम जो करते हैं वो है पैनक्रियाज को एक्टिव करने का, कॉल्ड एज ऑर्गन एक्टिवेशन थेरेपी। अच्छा। तो हम ये सब करने के बाद अब शुगर क्या होगा, अपने आप कम होना शुरू होगा। अब जब शुगर अपने आप कम होना शुरू होगा तो लाजिम है कि गोली कम करनी पड़ेगी। तो वैसे टैबलेट अपने आप कम होना शुरू हो जाती है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ जी। एक लेडी है 65+, राइट। तो उसका कहना था कि सर मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ ट्रीटमेंट करने के बाद, तो मुझे लग रहा है कि दवाइयाँ मैं बंद कर दूँ, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, लेकिन मेरे घर में और मेरे डॉक्टर बोलते हैं कि दवाइयाँ बंद ही नहीं करना। मतलब ठीक है, आप एक काम करो, आप सिर्फ हमारा ट्रीटमेंट करते रहो, दवाइयाँ वो खुद बंद करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था सर बस मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि डॉक्टर दवाई बंद करे, क्योंकि खुद दवाई बंद करने में बहुत डर लगता है। एंड शी इज़ सो राइट, डर लगता है ना, दवाई बंद कर दी कुछ हो गया तो, राइट। तो हमने वर्क शुरू रखा, एंड देन वन डे शी टोल्ड सर मेरी 8 दवाइयाँ थी और डॉक्टर बंद करते जा रहे, बोले पता नहीं तुम्हारा कैसे शुगर यार नॉर्मल होते जा रहा है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम हो गई, ब्लड प्रेशर की गोलियाँ कम हो गई, रिक्वायरमेंट कम हो रही है, राइट। तो दवाइयाँ बॉडी बताएगी तब कम करना है, रिपोर्ट्स बताएंगे तब कम करना है, लेकिन रिपोर्ट्स कब बताएंगे, जब आप ये सारा काम करोगे। इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि कहीं ना कहीं जो एक प्लेसेबो इफ़ेक्ट होता है, क्या वो भी हमारे माइंड से रिलेटेड ही होता है कि हम सोचते हैं और वैसी चीज़ें होती है, वो भी मैनिफेस्टेशन का एक एडवांस फॉर्म ही है, तो वो भी आप अप्लाई करते हैं क्या अपनी इसमें? देखो, आप अगर मुझे पूछोगे ना, मैं बोलूँगा प्लेसिबो इफेक्ट ये नाम देना ही बुलशिट है।
ऐसा क्यों? एग्जाम्पल सपोज 2 पेशेंट है, ठीक है, और 2 पेशेंट में एक को भर भर के दवाई दी जा रही है हम्म और एक को बिना दवाई के आप अगर ठीक कर पाओ, हम्म तो लोग उसे प्लेसिबो इफेक्ट नाम देकर बदनाम कर चुके हैं उसको। तो वो उसे तो मज़ा ही नहीं आ रहा इलाज का, वो तो बोल रहा है मैं तो प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक हो रहा हूँ। नहीं, इनफैक्ट आप पावर इफेक्ट से ठीक हो रहे हो। तो आप मुझे पूछोगे प्लेसिबो इफेक्ट, मैं बोलूँगा नहीं, इट इज़ अ पावर इफेक्ट। एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। पहला जो बंदा था वो बाहर से दवाइयाँ ले रहा है, राइट, और जो दूसरा बंदा है जिसे आप प्लेसिबो इफेक्ट कर रहे हो, जिसे मैं पावर इफेक्ट कर रहा हूँ, वो अपने मेंटल पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि हमारे पास माइंड है, हम कभी उसे यूज़ नहीं करते, वो बात अलग है। ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, राइट। ज़्यादातर लोग तो शिप इन द हर्ड है, भेड़ चाल वाली सही मेंटालिटी बात है। है, आँख बंद करके वही कर लेते हैं जो कोई और कर रहा होता है। एग्जैक्टली और मैं वही कहता हूँ लोगों को, कॉमन इलाज मत करो, कॉमन सेंस वाला इलाज करो। राइट। सिंपल है, टेंशन से बीपी बढ़ा तो टेंशन पे काम करो, गोली क्यों खा रहे हो। स्ट्रेस से शुगर आया है तो स्ट्रेस पर काम करो, दवाई क्यों खा रहे हो, राइट। सो कमिंग बैक टू प्लेसिबो इफेक्ट, तो मैं कहता हूँ प्लेसिबो इफेक्ट नहीं, वो पावर इफेक्ट है। वो प्लेसिबो इफेक्ट बोलने से वो बदनाम इतना हो गया है कि लोग बोलते प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक हुआ तो क्या ही ठीक हुआ, उससे तो गोली खा के मरना अच्छा है। हाँ, मतलब प्रैक्टिकली लोग गोली खा के क्या होता है, साइड इफेक्ट मिलता है कि नहीं साइड इफेक्ट मिलता मिलते है, हैं। किडनी फेलियर होती कि नहीं होती है। होती है। तो गोलियां खाकर लोग मरने के लिए तैयार है, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक होने के लिए तैयार नहीं है, राइट। तो मैं इसलिए उससे कहता हूँ पावर इफेक्ट। सो पावर इफेक्ट ऐसा है, माइंड पावर का इस्तेमाल होता है, ब्रेन पावर का इस्तेमाल होता है, अंदर के सिस्टम को, फॉर एग्जांपल मैनिफेस्टेशन क्या है, प्लेसिबो थोड़ी है, इट इज़ अ पावर, इट इज़ अ पावर ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ हेल्पिंग यू। राइट। एंड आई बिलीव इन दीज थिंग्स। मतलब मैं पेशेंट के साथ जब इलाज करता हूँ तो मैं सिर्फ दवाइयाँ नहीं देता हूँ, आई यूज़ ऑल द यूनिवर्सल लॉज, आप इंटेंशन भी सेट करते हो? everything. ओह वाओ। I work on intention of the patient, I work on manifestation, I work on law of vibration, law of frequencies, everything. तो कैसे आप, मतलब लॉ ऑफ वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली कैसे क्या वर्क करते हो आप? तो हम इसका ना बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक किडनी फेलियर की पेशेंट है, ठीक है। हाँ। ये रियल पेशेंट बता रहा हूँ मैं आपको। एक लेडी है इन 30s, किडनी फेल हो गई, 97% किडनी फेल, ठीक है। इनका यूरिया 170 के आसपास कुछ था, क्रिएटिनिन 11 साढ़े 11 था, और EGFR जिसे हम कहते हैं कि किडनी कितनी चालू है, कितनी फंक्शन कर रही है, उसका मेजरमेंट, वो जस्ट 3 था। आइडियली रहना चाहिए 80-90 कम से कम, उसका 3 था। मतलब ये लास्ट स्टेज किडनी फेल, एंड स्टेज किडनी फेलियर। राइट। अब नॉर्मली वो किडनी स्पेशलिस्ट के पास जा रही है, इलाज क्या चल रहा है, इलाज तो आता ही नहीं है। फिर क्या चल रहा है, डायलिसिस चल रहा है। एक हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चल रहा है, ठीक है। अब टिपिकली किसी और के पास गया, कोई क्या करेगा, किडनी को एक्टिव, मतलब किडनी की दवाई देगा, पेशाब ज़्यादा होने की दवाई देगा। हम ऐसा नहीं करते। अब आया आपका क्वेश्चन कि एग्जैक्टली क्या करेंगे हम। तो अब हम पहले केस स्टडी लेंगे उनका। तो केस स्टडी लेके हम उसका जेनेटिक प्रोफाइल बनाते हैं कि जेनेटिकली ये कैसी बंदी है, वो लेडी थी। देन उसकी माइंड जर्नी कैसे रही, उसकी स्ट्रेस जर्नी कैसे रही, लाइफ में क्या क्या उसने फेस किया, राइट। अब उसे है ना पॉलीसिस्टिक किडनी थी, यानी कि किडनी में सिस्ट थी, मतलब वो जेनेटिक प्रॉब्लम था, राइट। तो हमने सारा निकाल लिया। अब उसके बाद हमने पता कि अरे इसने तो पूरे लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस हैंडल किया है, तो हम उस स्ट्रेस की मेमोरीज अगर स्पेसिफिक है तो उनको इरेज कर देंगे पहले। ओह अच्छा। राइट, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी का ब्रेकअप की वजह से उसका स्ट्रेस बड़ा डिप्रेशन में है, हाँ। आप डिप्रेशन की गोली क्यों दे रहे हो, ब्रेकअप की मेमोरी को इरेज कर दो ना, राइट। एंड दैट कैन बी डन। तो हम मेमोरीज पे बहुत काम करते हैं। तो आप ये एग्जैक्टली कैसे करते हैं, मतलब जैसे हम लोग के पास तो मोडालिटीज़ होती है, हीलिंग मोडालिटीज़, उनके थ्रू करते हैं, आप कैसे करते हैं? हमारे पास भी है। तो हमने कुछ और क्रिएट किया। देखिए जैसे हाँ। आप मेडिटेशन करते हो, राइट। आई बिलीव मेडिटेशन इज़ गुड, राइट। लेकिन वो हमारे काम में नहीं आता क्योंकि हमारे पेशेंट बहुत मतलब डेडली वाले होते हैं। राइट। तो हम इनिशियल स्टेज में पेशेंट को डील ही नहीं करते, तो हम एडवांस है। तो व्हाट आई बिलीव, मेडिटेशन से समय लगता है रिजल्ट आने में, और हमारे पेशेंट के पास समय नहीं होता, राइट। तो हमने कुछ थेरेपीज डेवलप की है जो, और आप उसको सुपर एडवांस्ड मेडिटेशन बोल दो, बट दे आर नॉट मेडिटेशन, दे आर कॉल्ड एज मेंटल इमेजरी, और ऐसे टेक्निक्स है जिससे मेमोरी को इरेज कर दो, Wow. ऐसे टेक्निक है जिससे इमोशंस को चेंज कर दो। ओह
वाओ, Yeah, जैसे एनएलपी में भी होता है, न्यूरो Exactly. लिंग्विस्टिक We प्रोग्रामिंग। use part of NLP. ओके, तो NLP में आप देखोगे, आप मेमोरीज के साथ खेल सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, आप Right. इमोशंस को चेंज कर सकते हो। राइट। समबडी गुस्से में, हेट्रेड में है अगर कोई, तो उसका बीपी तो बढ़ेगा ही, शुगर तो बढ़ेगा ही। तो अब कैसे हम पता करेंगे कि उसका हाँ गुस्सा हेट्रेड क्यों है? नहीं सर, वो दोस्त बिजनेस पार्टनर था, उसने धोखा दिया, या वो वाइफ है ना, वो ड्राइवर के साथ भाग गई। तो गुस्सा तो रहेगा, आग बबूला रहेगा वो, लेकिन बीपी उसका बढ़ेगा, राइट? राइट। तो हम उसे बोलेंगे ठीक है, अब वो जब हमारे सेशन में आएगा, हम उसके माइंड पे काम करके ये सारा इरेज कर देंगे। अब वो इधर शांत हो गया, गुस्सा शांत, नफरत शांत, उधर बीपी शुगर अपने आप शांत हो जाता है। तो कमिंग बैक टू दिस लेडी, हमने एग्जैक्टली क्या किया, तो हमने देखा कि वो लेडी स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में बॉडी का कॉर्टिसोल बढ़ता है, ये तो आपको पता होगा, आप करते हैं इस पे काम। जी। लेकिन कॉर्टिसोल के आगे का काम हम करते हैं। कॉर्टिसोल जब बढ़ता है ना, वो किडनी को डैमेज करता है। तो हमने कहा कॉर्टिसोल रहेगा तो किडनी फेल ही रहेगी और बढ़ती जाएगी। तो हमने कॉर्टिसोल को कम करने के लिए पहले माइंड पर काम करके वो स्ट्रेस के इमोशन सारे कम किए, राइट? अब इसमें आप पकड़ो एनएलपी का इस्तेमाल कर लिया। हम एनएलपी यूज़ करते हैं, हम सीबीटी, आरईबीटी, जितने साइकोथेरेपी टेक्निक्स है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, वो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, हम बोलते हैं इसी लाइफ का पास्ट आप इरेज कर दो, काफ़ी है। राइट। और मज़े की बात तो ये है कि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं। एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स एंड वो कहते हैं वो जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। हम कहते हैं वो बीमारी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। हर बीमारी की भी कहानी होती है, तो बस उस कहानी को बदलना होता है। तो हम ये सारा करते हैं, तो हम ये ऑनलाइन सेशंस के द्वारा करते हैं। और मज़े की बात, किडनी फेलियर में, लास्ट स्टेज किडनी फेलियर में हम ऑनलाइन इलाज करते हैं, राइट? तो मैं पर्सनली 9 PM रोज़ सेशन लेता हूँ सबके लिए, और वो सेशन लेकर हम उसके माइंड और फ्रीक्वेंसीज पर काम करते हैं, वाइब्रेशंस को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल समबडी ने एंगर एंड हेट्रेड, उसे फॉरगिवनेस में लेके आओ तो उसका वाइब्रेशन ऑलरेडी चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी चेंज हो गई, राइट? और फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हुई, हायर वाइब्रेशंस में है, तो ही हीलिंग होगा। अदरवाइज आप दवाई कितनी भी दो, सब वेस्ट जाने वाला है, राइट? तो हम दवाई देते हैं, बट दवाई बाद में आता है। लाइक अ फार्मर, एक किसान क्या करता है ना, पहले ज़मीन की तैयारी करेगा ना, उसके बाद बीज बोएगा। मेडिकल साइंस में अनफॉर्चुनेटली दवाई पहले दी जाती है, इट विल नॉट वर्क, राइट? एक किसान के जैसा दिमाग लगाना चाहिए कि पहले ज़मीन को तैयारी कर लो। तो हम पहले पर्सन की तैयारी कर लेते हैं, उसके इमोशंस, उसके सारे सब कुछ डील कर लिया, और वो डील करने के बाद फिर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। तो ये लेडी को हमने माइंड पर काम किया, माइंड रीप्रोग्रामिंग। आप देखोगे मेरी एक बुक है माइंड ट्रांसप्लांट। तो मैं कहता हूँ लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट करने से पहले माइंड ट्रांसप्लांट करो, राइट? तो हमने पहले माइंड पर काम किया, देन हमने न्यूरोप्लास्टिसिस द्वारा ब्रेन का प्रोग्राम चेंज किया, देन हमने हार्मोन सिस्टम चेंज किया। जब हमने सब चेंज किया, अब उसके बॉडी में हीलिंग एटमॉस्फेयर है, राइट? उसके बाद हमने कुछ ऐसी टेक्निक्स बनाई है जिसे कहते हैं न्यूरो सेलुलर इंजीनियरिंग। अच्छा। तो इसके द्वारा हम किडनी के सेल के ऊपर काम करके किडनी के सेल को एक्टिवेट करवाते हैं। अच्छा। तो हमने किडनी सेल एक्टिवेशन किया, राइट? तो अब जिस लेडी को एक हफ्ते में 3 बार डायलिसिस था, उसका डायलिसिस अपने आप 2 बार हो गया, बाद में 1 बार हो गया, बाद में 0 हुआ, 10 दिन में 1 बार, 15 दिन में 1 बार। अब डॉक्टर्स ने स्टेज 5 किडनी फेल्यूर, एंड स्टेज, उसमें कोई नहीं मानेगा कि कोई पेशेंट ठीक हो सकता है, इसे ESRD कहते हैं। इसका फिर 1 महीने में 1 डायलिसिस, और अभी स्थिति ये है 5 मंथ्स हो गए नो डायलिसिस। वाह। और जो 3% काम कर रही थी वो भी 12% काम कर रही है। अच्छा। जो कि अद्भुत है, असंभव है, बट हो रहा है। क्योंकि आप बोलोगे प्लेसिबो थेरेपी, नहीं, मैं बोलूँगा पावर थेरेपी। यस। हमने माइंड पावर का इस्तेमाल किया, हमने ब्रेन पावर का इस्तेमाल किया, हमने जेनेटिक DNA पावर का इस्तेमाल किया, देन हमने इम्यूनिटी का इस्तेमाल किया। आपने देखोगे इम्यूनिटी सो इम्पॉर्टेंट। इम्यूनिटी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट कोई कभी यूज़ करता है उसे? तो इम्यूनिटी को कैसे यूज़ करें हम अपने डेली लाइफ में? वेरी गुड क्वेश्चन। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक साइंस है जो कहता है इम्यूनिटी का सीधा कनेक्शन माइंड के साथ है। मैंने कहा ना पहले, माइंड पे काम करना नहीं छोड़ना। इंसान को इंसान बनाने वाला ही माइंड है, राइट? तो जीन्स को प्रोग्राम करना है, माइंड का इस्तेमाल करो। इम्यूनिटी पे काम करना है, माइंड इज़ द बेस्ट। आप बोलोगे सर कौन सा काढ़ा लूँ? अरे काढ़ा वाड़ा से कुछ नहीं होता। मुझे बताओ, कोविड में ज़्यादा डेथ कोविड वायरस से हुई या डर की वजह से हुई? डर की वजह से हुई। डर, दहशत का माहौल था, राइट? और डर और दहशत में इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। अब आप काढ़ा कितना भी पियो, सोचो आप काढ़ा पी रहे हो और डर में हो, इम्यूनिटी बढ़ सकती है? तो लोग है ना काढ़ा को महत्व देंगे,
डाइट को महत्व देंगे, फूड को महत्व देंगे, कसरत को महत्व देंगे, माइंड को महत्व ही नहीं देंगे। अगर जैसे हम कुछ ऐसा खाना भी खा रहे हैं, कोई जंक भी खा रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड को हमने बड़ा अच्छा फीलिंग दी है और बड़े अच्छी उससे खा रहे हैं, इमोशंस अच्छे हैं उसके साथ, तो क्या उसका भी इफ़ेक्ट अच्छा होगा? वेरी गुड क्वेश्चन और डेंजरस क्वेश्चन है। लोग जंक खाना शुरू कर देंगे, लेकिन चलो मैं बताऊँ आपको, अगर आप बैलेंस्ड अच्छा वाला खाना खा रहे हो और आपके माइंड में सारे दूषित या पॉइजनस थॉट्स है ना, तो वो अच्छा खाना आपको बीमारी करेगा। इट वोंट हेल्प यू। थॉट्स आर मतलब दैट मच इम्पॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हुए हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि माँ के हाथ का खाना अलग सा क्यों लगता है, अच्छा सा क्यों लगता है। आपके बच्चों को पूछना, बोलेंगे मम्मी इज़ द बेस्ट। हो सकता है उससे बेहतर कोई शेफ़ हो, बट मम्मी के वो खाने में जो वाइब्रेशंस रहते हैं ना, राइट, तो वाइब्रेशंस का वैल्यू ज़्यादा है, वो प्रोटीन का, फैट का वैल्यू कम है। कुछ लोग आप देखोगे एक रोटी खाएंगे तो उनका वेट बढ़ जाता है, कुछ लोग 4 खाएंगे नहीं बढ़ता है, बिल्कुल राइट। तो उनका अंदर का सिस्टम और माइंड का प्रोग्रामिंग ये मैटर करता है। तो वैसे ही अगर आप अच्छा फूड खाओगे गलत थॉट्स के साथ, वो हेल्प नहीं करेगा, और आप जंक फूड खाओगे और थॉट्स अच्छे हैं तो वो इतना नुकसान नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पिज़्ज़ा बर्गर खा के सारे न्यूट्रिशन मिल जाएगा, बट नुकसान Obviously, डेफिनेटली कम हो जाएगा, right, पक्का, right. दैट्स फॉर कम श्योर, हो जाएगा। 100%। हमने कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशंस या स्टेरॉइड्स बहुत सारे लोगों को लेने पड़े थे उस Yes, समय, yes, yes. जिसका बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट हुआ भी है। हाँ, तो उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि एक वो फोबिया एक माइंड में बन गया है। बहुत लोगों के है, और वो वास्तव भी है कि आप देखोगे कोविड के बाद 20-20 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट फेल होकर डेथ हो रही है सडन। राइट, तो वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट होता है, ये तो होम्योपैथी में 250 साल पहले लिखा गया है, ठीक है। एंड काफ़ी सारे आप देखो एंटी वैक्सीनेशन वाले बहुत सारे कैंप्स है, बट खैर वैक्सीन के अगेंस्ट नहीं बोलना है, बट साइड इफेक्ट को भी तो दूर करना ज़रूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको वैक्सीनेशन के बाद साइड इफेक्ट का डर है, तो मैं आपको बता दूं, एक तो डिटॉक्स करने से फ़ायदा होता है, अच्छा, ठीक है। तो डिटॉक्स करना चाहिए, वो भी नॉर्मल पंचकर्म डिटॉक्स से नहीं, आपको और डीप जाना पड़ता है। देर इंफ्रारेड डिटॉक्स आता है जो हम यूजुअली करते हैं किडनी फेलियर में या इवन कैंसर्स में करते हैं, डीप डिटॉक्स करते हैं, तो वो एक कर सकते हो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, होम्योपैथिक में इसकी मेडिसिन आती है। अच्छा, यस, तो आपको एक अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर लेना चाहिए। एंड सभी ने वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने वाली दवाई ज़रूर करनी चाहिए, एक बार तो करनी चाहिए। सभी को करनी चाहिए। हाँ, मैं देखो सबको साइड इफ़ेक्ट नहीं आता, लेकिन आ गया तो सीधा हार्ट अटैक आएगा, कैंसर आएगा, कब तक इंतज़ार करना चाहोगे। और वैक्सीनेशन तो सभी ने लिया है। वैक्सीनेशन तो मेजॉरिटी सभी ने लिया है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ लोग ऐसे हैं उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो खासकर आइडियली तो कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम भी है, एक बार आप जाओ होम्योपैथी डॉक्टर से, बताओ, उनको बोलना कुछ वैक्सीनेशन की वजह से हो सकता है क्या, लेट हिम डिसाइड, यू डोंट डिसाइड। बट अगर वैक्सीनेशन की वजह से कुछ हुआ है तो जस्ट प्लीज़ न्यूट्रलाइज इट, उसकी दवाइयाँ आती है, ठीक है। ये हो गया एक। दूसरा, अगर कोई बीमारी है फिर तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी हो सकता है डायरेक्टली वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट के साथ लिंक हो, तो वो डेफिनेटली करना चाहिए। हम करते, तो हम तो रूट कॉज ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट है ना। हाँ। तो आपको जो भी बीमारी आएगी, हम बीमारी का इलाज ही नहीं करते, हम उसके रूट कॉज का इलाज करते हैं। राइट, आप तो बहुत डेडली डिसीजेस पे वर्क करते हैं, बट मैं नॉर्मल डिसीजेस की बात कर रही हूँ, जैसे फैटी लीवर हो गया, या फिर जो स्टेरॉइड की वजह से डायबिटीज़ सिंड्रोम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनसे कैसे बचा जाए, और उनका एक नॉर्मल डिटॉक्स क्या एग्जैक्टली करना चाहिए? देखिए अगेन डिटॉक्स हम कैसे करते हैं मैं बता दूँ, क्योंकि हम सारे फैक्टर यूज़ करते हैं। अच्छा, अगेन सिंपल चीज़ है ना, तो आप इसमें से कोई एक चीज़ कर लो तो भी शायद फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। Okay. लेकिन हम जो कॉम्प्लेक्स बीमारियों की बात कर रहे हैं, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, फैटी लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, ऑटोइम्यून डिसीज़, इसमें एक हाथ करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू गो ऑल इन। उसमें तो हमें सब कुछ ही करना सब पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा। तो हाँ। नॉर्मल केस में क्या करना है, अगर आपको फॉर एग्जांपल केमिकल डायबिटीज़ आया, मेडिसिन की वजह से डायबिटीज़ आया, तो आपको मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने वाली दवाइयाँ आती है, वो आइडियली लेना चाहिए। अच्छा, द सिंपल स्टफ, ठीक है। अब इसके ऊपर जो जाएंगे ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स बढ़ते जाएगा। फिर कुछ डिटॉक्स के डाइट आते हैं, डिटॉक्स का सूप आता है। आप कोई भी आप यूट्यूब पे जाओ, रेड सूप, ग्रीन सूप बोल दो, उस पर दिख जाएगा, राइट। अच्छा। लेकिन ये अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो फ़ायदा नहीं करेगा, ओह, राइट। यस।
सो डिटॉक्स के लिए आप ग्रीन जूस यूज़ कर सकते हो, राइट, रेड जूस यूज़ कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या आती है बताता हूँ, विच हेल्प्स इन डिटॉक्स। जैसे लौकी आपने सुना, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है वैसे भी। सो लौकी, देन ग्रीन ग्रास, ये दो चीज़ें हैं डिटॉक्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसका अगर आप मतलब खाली पेट लेते हो, उसके आजू बाजू 2-2 घंटे में कुछ नहीं खाना है, दैट हेल्प्स यू इन डिटॉक्स। साथ में लेमन, नींबू, दैट अगेन हेल्प्स इन डिटॉक्स। तो ये डेफिनेटली कर सकते हो आप। तो दो चीज़ें सफिशिएंट है नॉर्मल चीज़ों के लिए। अब इससे ऊपर है देन फिर हमारा सब मशीनरी में सब आ जाता है। वी हैव अ मशीन कॉल्ड इंफ्रारेड डिटॉक्स, एंड देन हम सोनाज में करते हैं, ओजोन्स में करते हैं, वी डू लॉट ऑफ थिंग्स। राइट। तो लॉट ऑफ थिंग्स जब करेंगे ना तो बॉडी में से, सेल्स में से वो केमिकल्स निकल जाएंगे। जैसे आप वैक्सीन लेते हो तो आपकी बॉडी में आर्सेनिक जा रहा है, कुछ वैक्सीन में मर्क्यूरी जा रहा है। ये मर्क्यूरी जाके आपके सेल्स में अगर है तो और बीमारी कर रहा है। अब आप कुछ भी कर लो, जब तक ये निकलेगा नहीं ना तब तक बीमारी ठीक नहीं होगी, एंड इट कैन प्रोड्यूस कैंसर्स। तो आपको निकालना तो ज़रूरी है। राइट। तो आप देखोगे बीमारी होने के बाद लोग बीमारी के पीछे पड़ जाते हैं, रूट कॉज पर कोई ध्यान नहीं देता, और इसलिए कोई बीमारी ठीक नहीं होती। तो बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, लोगों ने एक बात समझना चाहिए, जो रिपोर्ट में दिख रहा है उसके पीछे ज़्यादा मत पड़ो। ठीक है, आप शुगर कंट्रोल की गोली ले रहे हो, ओके, थायराइड कंट्रोल की गोली ले रहे हो, ओके, बीपी कंट्रोल की गोली ले रहे हो, वो भी ओके, बट ओके, इट इज़ नॉट इलाज, इट इज़ अ कंट्रोल। इलाज के लिए रूट कॉज ट्रीटमेंट करना चाहिए। और रूट कॉज ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है आपका माइंडसेट। अगर आप माइंडसेट पे वर्क माइंड, करते हैं, अगर आप पूछोगे टॉप के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, तो माइंड और जीन्स डीएनए। जीन्स डीएनए। तो आपको जेनेटिक वर्क करना चाहिए, माइंड वर्क करना चाहिए, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माइंड वर्क करोगे तो ब्रेन अपने आप कवर हो ही जाएगा, लेकिन जीन्स और डीएनए के लिए स्पेशल एफर्ट्स लगते हैं, स्पेशल मेडिसिन लगता है, और उसके स्पेशल कुछ थेरेपीज भी आते हैं। जैसे अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जैसे आज 9 बजे भी है रात में। अच्छा। हाँ, 10x डीएनए हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ वॉरियर प्रोग्राम। ओके। तो हम डीएनए के थ्रू सारा हीलिंग करवाते हैं अंदर से। तो हम डीएनए हीलिंग करते हैं, हम जेनेटिक हीलिंग करते हैं, तो उसकी सारी थेरेपीज आती है। तो ये करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को यंग दिखना चाहते हैं, और हाँ, आजकल के favorite टाइम पे topic तो आजकल के टाइम पे तो ये बहुत इन है, क्योंकि हर कोई इतने बोटॉक्स और ऐसे ट्रीटमेंट्स भी करवा रहे हैं गर्ल्स, और Dangerous. बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है, और यंग रहने के लिए हमें एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला अपनाना चाहिए? गुड, थैंक यू। ये मेरा फेवरेट फील्ड ऑफ वर्क है वैसे। Okay. लेकिन एंटी एजिंग या लॉन्जिविटी, इससे ज़्यादा यंग रहना, यूथफुलनेस का क्वेश्चन तो सबने आप ही को पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ योर सीक्रेट ऑफ योर यूथ लुक, राइट। बट चलिए, एज ए डॉक्टर अब मैं आया हूँ तो मुझे गाइडेंस तो करना ज़रूरी है। देखिए, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये तो आपने सुना होगा। तो जब ये लोग बोलते हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो मैं बोलता हूँ ये नंबर लिखा कहाँ है? इट इज़ इम्प्रिंटेड इन माइंड। तो आपको यूथफुल एंटी एजिंग चाहिए तो पहले माइंड का केयर करो। मतलब आप स्ट्रेस में रहते हो तो एजिंग फास्ट हो जाएगा, राइट, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। आप स्ट्रेस टेंशन लेते हो, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। अगर यंग दिखना है, पहले माइंड पर काम करो, इन सबको रिवर्स कर लो, राइट। एंड देन आपकी माइंड में एक एज होती है। मतलब समबडी बिलीव, यार मैं 50 ईयर्स का हूँ। आप देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत जल्दी बूढ़े होते हैं। रीज़न बताता हूँ मैं आपको। 60 ईयर्स में उनका रिटायरमेंट होता है। उनका कैलकुलेशन कब शुरू हो जाता है? 48 में। 12 साल बाकी है जॉब के लिए। तो 12 साल पहले वो 60 साल की उम्र में उनके माइंड को पहुंचा चुके हैं, राइट। दे आर थिंकिंग फ्रॉम 60 ईयर्स ऑफ एज रिवर्स, राइट। तो अब जितने भी आप गवर्नमेंट जॉब वाले देखोगे, मेजॉरिटी देखना, मतलब सब नहीं, अदरवाइज आपके कोई ऑडियंस में होगा, यंग दिखने वाला होगा और जॉब पे होगा तो वो कमेंट कर देगा, बट मेजॉरिटी दे आर बोर्ड ऑफ देयर जॉब। सेम इतने साल किया उन्होंने, स्टैग्नेशन आ जाता है। स्टैग्नेशन आ जाता है। स्टैग्नेशन से तो तालाब का पानी भी खराब हो जाता है। एग्जैक्टली। तो आदमी का क्या हाल होगा सोचिए आप, आदमी भी तो पानी ही है, बिल्कुल। राइट। तो आप वो फिर कैलकुलेट करते हैं, अभी 10 साल बचे हैं। किसी को पूछो कैसे चल रहा है काम, बोले कुछ नहीं सर, 5 साल रिटायरमेंट के लिए बचे। अब मुझे बताओ, दोनों क्वेश्चन आंसर का कोई रिलेशन ही नहीं है। मैं तो पूछा ही नहीं रिटायरमेंट के लिए कितने साल बचे, बट जवाब यही आएगा, बस सर 2 साल बचे रिटायरमेंट के लिए। तो नाउ ही इज़ थिंकिंग फ्रॉम 60 इन हिज इवन 40s और 50s, राइट। तो ये तो पहले ही माइंड में इसने फिगर क्या लिख दिया है, 60। मतलब इसकी सोच 60 से शुरू होती है। मुझे पेंशन मिलेगा 60 के बाद, मेरी जॉब जाएगी 60 के बाद, 60 के बाद मैं क्या करूँगा, मतलब वो 60 में अटक गया है। तो उसकी ये सुई है ना, उसका ये ट्रांसफॉर्मर सेट हो गया, जैसे हम AC का सेट करते हैं ना, 23 पे सेट कर दिया AC। तो इसने अपना जो ट्रांसफॉर्मर है
ये 60 पे सेट कर दिया है, तो ये 40 साल की उम्र में 60 का बन चुका है, ये फास्ट बूढ़ा होगा। राइट। अब आप रिवर्स करो, अब कोई बंदा ऐसे है जो 40 का है एंड ही फील्स ओके, हैप्पी, बबली, मस्त एंजॉय करता है एंड लाइक 20s, मतलब आपको एक शॉर्टकट बताओ, यंग रहना है तो आपके बच्चों जैसा बन जाओ। राइट। सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको। Yes. आपके बच्चे जैसा बन जाओ, बच्चे जैसा करो, बच्चों के साथ मस्ती करो। अब लोग आपको क्या बोलेंगे, तू क्या बच्ची है क्या अभी? मन में बोलना हाँ, ठीक है, मन में बोलना, जोर से बोलोगे तो डांट पड़ जाएगी। राइट। लेकिन बोले तुम कैसे बच्चों जैसा कर रहे हो, मन में बोलना हाँ मैं बच्चा ही तो हूँ। तो आप देखो, आप अफर्मेशन क्या दे रहे हो खुद को, मैं तो बच्चा हूँ, आई एम सो यंग, आई एम सो बबली, आई एम एंजॉइंग लाइक किड्स, राइट। तो मेरा जो पैरामीटर जो सेट हुआ वो बंदे का 60 पे सेट हुआ था, या मेरा तो शायद 18 पे सेट हो गया या 20 पे सेट हो गया। देन यू विल फील लाइक दैट, बिहेव लाइक दैट, थिंक विद दैट, थिंक लाइक दैट, एक्ट लाइक दैट, एंड द मैजिक हैपन्स, योर स्किन बिकम्स लाइक दैट, योर एनर्जी बिकम्स लाइक दैट। सो एज इज जस्ट अ नंबर। पहला सीक्रेट है, माइंड में नंबर क्या लिख रहे हो, आप किस नंबर के थ्रू सोच रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज थिंक फ्रॉम 20s और 30s, वॉट एवर इज योर यंग नंबर, राइट। अगर आपने सोचा सर मेरी तो एज में पैदा होने से इतने साल हो चुके हैं, दिस इज़ नॉट योर एज, दिस इज़ योर क्रोनोलॉजिकल एज, और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। हाँ, बायोलॉजिकल एज की वैल्यू है। आप देखो ब्रायन जॉनसन, ही इज़ ट्राइंग टू वर्क ऑन एंटी एजिंग एंड लॉन्जिविटी। वो बहुत सारे, वो 100 टैबलेट रोज खाते। आई डोंट अग्री विद टेकिंग 100 टैबलेट्स अ डे फॉर एंटी एजिंग एंड लॉन्जिविटी, बट आप देखो उसका माइंड, ही ऑलवेज कंपेयर हिमसेल्फ विथ हिज यंग सन। 20-22 साल का लड़का है उसका, वो हमेशा कंपेरिजन उसके साथ करेगा। तो उसके माइंड में नंबर कौन सा है, तो आपके माइंड में नंबर क्या प्रिंट है, चेक करो। आपको पता नहीं है तो सोचो कौन से नंबर से आप ऑपरेट कर रहे हो। So Brian Johnson operating from the age of 20 makes him young, not 100 tablets making him young. तो इसलिए हमारा एक प्रोग्राम है शतायु, हम रिट्रीट लेते हैं इसका 5 days का। तो वी हेल्प पीपल फिक्स दैट नंबर, अरे वाह, कि आप यंग वाला नंबर फिक्स कर दो। अच्छा। उसके बाद ब्रेन भी वैसे ही काम करेगा, उसके बाद आपके बॉडी का बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी सब वैसे काम करेगा, एंड यू विल बिकम यंगर जस्ट विद इन मैटर ऑफ 5-10 days। 5-10 days में 5-10 days मैंने ज़्यादा बोल दिया, इससे कम, अच्छा, इससे कम भी हो जाता है। बिकॉज सी माइंड एक्ट सुपर फास्ट। आज किसी ने सोच लिया यार जान दो, लाइफ तो बेकार है, मैं किसी काम का नहीं, 1 सेकंड में उसकी स्टोरी चेंज हो जाएगी। और कोई उसको बोल दे यार आपने कितना बड़ा चेंज किया है एंड यू आर सच डूइंग सच अ डिवाइन वर्क, उस दिन के बाद शायद उसकी लाइफ चेंज हो जाए। तो लाइफ तो, माइंड तो 1 सेकंड में भी चेंज हो सकता है। मैं तो 5 दिन बोल दिया आपको, राइट। तो इफ़ यू हेल्प समबडी फिक्स देयर माइंड at a lower number, youthful number, younger number which you can relate to, the game is changed। तो एंटी एजिंग में पहला है माइंड, दूसरा है एक्टिविटी। देखो बच्चे एक्टिव रहते हैं, राइट। तो अगर आपको यूथफुल रहना है तो फिर आपको एक्टिव रहना है। आप बोलोगे सर काम नहीं है, फिर भी एक्टिव रहो। आप बोलो सर कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो एक्टिव रहने की एक्टिंग करो। शाहरुख खान तो एक्टिंग करता है, स्मगलर की पैसे मिल जाए तो आपको तो यूथफुल लुक्स मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा एंटी एजिंग मिल रहा है, तो फिर आप तो एक्टिंग कर ही सकते हो, राइट। एंड देन कम्स फूड। फूड इज आल्सो, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सही में यूथफुल लुक्स चाहिए तो पेट भर के खाना बंद कर दो। जो पेट भर के खाते हैं वो जल्दी बूढ़े होते हैं। अच्छा, हाँ, एकदम क्लियर रिलेशन बता रहा हूँ। 70% से ऊपर खाना नहीं चाहिए, एक। दूसरा, हेल्दी फूड खाइए। तो प्लांट बेस्ड फूड हेल्प्स यू लुक मोर यंगर। बट बीइंग ए डॉक्टर मैं कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड पे लोगों को शिफ्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके साथ कुछ डेफिशिएंसीज भी आती है। अच्छा, तो प्लांट बेस्ड के लिए B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, राइट। तो उससे अच्छा मैं कहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट बेस्ड, थोड़ा सा आप नॉनवेज ले सकते हो, दैट्स ओके। एंड द 5th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्लीप। इफ़ यू डोंट स्लीप वेल, forget about anti-aging, forget about longevity, and your यमराज is just a call away, because suddenly कुछ भी हो सकता है। तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमम स्लीप 6 to 8 hours। ये 5 चीज़ें करो एंड यू विल फील यंग लाइक पूजा मल्होत्रा। थैंक यू सो मच। वैसे कुछ चीज़ें तो हैं इसमें जो मैं करती हूँ फॉलो, और जो आपने कहा ना नंबर, वो एग्जैक्टली मतलब मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि वो कोई नंबर नहीं है। फिक्स कर दीजिए, मज़ा आएगा आपको। अच्छा, यू विल नॉट ग्रो बियॉन्ड, लाइक माई डॉटर,
हाँ मैं उसी के जैसा ही फील करती हूँ और उसी के बस साथ ही फ्लो बस करती हूँ, तो वो बस मुझे बस अच्छा लगता हाँ, तो है। दैट इज योर नंबर। यस। आपको बोला ना, एक सिंपल ट्रिक दिया है आपको, आपके बच्चों से कंपटीशन नहीं बोलूंगा, हाँ, बच्चों के साथ अलाइन हो जाना है, अलाइंड हो गए उनके हैं, जैसा हाँ। मस्ती, उनके जैसा थिंकिंग, राइट। राइट। बच्चों से लड़ाई करो थोड़ा सा, हाँ, तो नोक झोंक जो करते हैं ना, उन्हीं के जैसा मैच्योरिटी देखो, ज़्यादा मैच्योरिटी हाँ। दिखाओगे ना, खत्म। राइट। ठीक है, सो डोंट बी वेरी मैच्योर, बिकॉज हमसे मैच्योर ऊपर कोई बैठा है ऑलरेडी, ही नोज बेटर देन अस हमारे लिए क्या करना है, तो सारा फिगर आउट हमको नहीं करना है, राइट। तो थोड़ा सा इमेच्योर बनो, थोड़ा सा बच्चा बनो, थोड़ा सा बचपना दिखाओ, एंड दैट इज़ अ ग्रेट फार्मूला फॉर बीइंग यंग। यस, यंग का तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला दिया आपने। और मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे ये सारे एस्पेक्ट्स तो हैं ही हमारी लाइफ के, जिसको हमें फ्रूटफुल बनाना भी चाहिए और जिसकी वजह से ये सारे इफ़ेक्ट्स हमारी लाइफ में आते भी हैं। अगर हम बात करें इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन और इन सब चीज़ों को, या फिर हम प्रेयर्स की बात करें, तो क्या इनका भी रियल इफ़ेक्ट होता है हमारी डिजीज़ के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, और किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं एग्जैक्टली? देखिए, अगर ये जितनी चीज़ें आपने बताई सबका इफेक्ट होता है, मैं एकदम ब्लैंकेट स्टेटमेंट दूंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग अफर्मेशंस करते हैं। व्हाट इज़ अ प्रेयर? प्रेयर क्या है? एफर्मेशन ये है। अल्टीमेटली इट इज़ अ अफर्मेशन फुल्ली लोडेड विथ फेथ। क्योंकि आप अफर्मेशन करोगे और फेथ नहीं है उसमें, इट वोंट वर्क। आप कितना भी मैनिफेस्टेशन के लिए बोल दो, आपको फेथ नहीं, इट वोंट वर्क। तो एवरीथिंग हैपन्स फेथ के साथ आता है। तो प्रेयर इज़ अ अफर्मेशन विथ फेथ। अगर आपको फेथ है कि वॉट एवर प्रेयर यू आर डूइंग इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, इट विल हेल्प यू। लेकिन प्रॉब्लम है लोगों की सोच में, लोगों के इंटेंशन में। लोग बिलीव ही नहीं करते हैं कि इससे बीमारी रिवर्स हो सकती है, इसलिए बीमारी रिवर्स नहीं होती है। तो इंटेंशन हाई सेट करना चाहिए, क्रेजी सेट करना चाहिए। मतलब मैं जो भी पेशेंट मेरे साथ जुड़ता है ना, वो पहले दिन ही पागल हो जाता है। मैं तो बोलता हूँ कि आप ही सोचो, मैं थोड़ा रिलीफ चाहिए, हमारे पास मत आइए, वो तो आपको कैसे भी मिल जाएगा। पहले सोचो, बार हाई सेट करो कि मेरी बीमारी पूरी ठीक हो जाए तो कितना मज़ा आएगा, मेरी किडनी एक्टिवेट हो जाए तो कितना मज़ा आएगा, मेरा डायलिसिस बंद हो जाए तो कितना मज़ा आएगा, मेरा कैंसर पूरा ठीक हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। यहाँ से तो शुरू करो, राइट। सो एवरीथिंग वर्क्स, इंटेंशन सही होना चाहिए, और उसके बाद ऑब्वियसली एक अच्छा मेंटर, अच्छा गाइड मिलना चाहिए। इसलिए आप देखोगे हम सिर्फ नॉर्मल डॉक्टर की तरह इलाज नहीं करते, वी गिव एवरीबडी अ लाइफ कोच, हेल्थ कोच। तो हमारे हर पेशेंट के साथ एक हेल्थ कोच, लाइफ कोच लगा होता है। एंड दैट टू हम जेनेटिक लेवल का जब काम करते हैं तो लोग जनरली 25-30 लाख लेते हैं इसका। वी प्रोवाइड सुपर इकोनॉमिकल, लेकिन जब तक दवाई और इलाज के साथ आप जो सारी चीज़ें बोल रहे, ये करने के लिए कोई लाइफ कोच और कोई ऐसा हेल्थ कोच नहीं रहेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो येस, मेडिटेशन भी काम करता है, मैनिफेस्टेशन भी काम करता है, प्रेयर्स भी काम करते हैं, और ये सारे साइंटिफिकली काम करते हैं, बिकॉज ये प्रूव हो गया है कि दे वर्क एट द सेलुलर लेवल। तो जब वो सेल को बदल देंगे तो ऑर्गन बदल जाएगा, तो सेल बदलेगा, ऑर्गन बदलेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, आपको मज़ा आएगा, आपके ऑडियंस को मज़ा आएगा। आपको काम करना है माइंड पर। क्यों? बिकॉज साइकोलॉजी इफेक्ट्स योर न्यूरोलॉजी, यानी कि आपका माइंड आपके ब्रेन पर काम कर रहा है। नाउ साइकोलॉजी इफेक्ट्स योर न्यूरोलॉजी, एंड न्यूरोलॉजी इफेक्ट्स योर फिजियोलॉजी, राइट। एंड फिजियोलॉजी विल इफेक्ट द पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी? मतलब बीमारी को पैदा करने वाली फिजियोलॉजी। ओके। जैसे आपका नॉर्मल फंक्शन चल रहा है फिजियोलॉजी, हाँ। फंक्शन थोड़ा एबनॉर्मल हो गया पैथोफिजियोलॉजी। ओके। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन चलते रहा तो आपको बीमारी आएगी। तो आप ज़्यादातर लोग पैथोलॉजी पर काम करते हैं। सर ट्यूमर आ गया, सर फैटी लीवर आ गया, सर सिरोसिस आ गया। मैं कहता हूँ उस पर काम ज़्यादा करो ही मत, जो बेसिक करना है करो। लेकिन ज़्यादा काम कहाँ करना है, ये सीक्वेंस में, साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, इस पर काम करो। इस पर काम किया, पैथोफिजियोलॉजी विल टर्न टू नॉर्मल फिजियोलॉजी, एंड वंस पैथोफिजियोलॉजी टर्न्स टू नॉर्मल फिजियोलॉजी, आपका ऑर्गन बदलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपके ऑर्गन को हील होना ऑलरेडी आता है, वाओ। आप ही रोक रहे हो। अच्छा, आपने एक बात बोली थी कहीं पर कि हमारे अंदर के डॉक्टर को फॉलो करो, बाहर के डॉक्टर को नहीं, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? देखो, जनरली हम क्या कहते हैं, मतलब ऑब्वियसली सारे डॉक्टर्स मुझे बोलेंगे क्या बोल रहे हो, लेकिन ये फैक्ट है, डॉक्टर्स का काम है मेडिसिन देना यूजुअली। मैं नहीं मानता ऐसा, मतलब व्हाट वी बिलीव, डॉक्टर्स का काम मेडिसिन देना नहीं है, डॉक्टर्स का काम रिजल्ट देना है। ओके। क्योंकि देखो, आपको मेडिसिन चाहिए तो मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी ना, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? आप डॉक्टर के पास जाते हो रिजल्ट के लिए।
तो व्हाट आई बिलीव, डॉक्टर अगर सिर्फ मेडिसिन दे रहा है तो प्रॉबेबली ही इज़ डूइंग इनकम्प्लीट वर्क। डॉक्टर ने रिजल्ट देना चाहिए, चाहे फिर उसके लिए मेडिटेशन कराना पड़े या मैनिफेस्टेशन कराना पड़े या प्रेयर करो या अफर्मेशन करो, वो पेशेंट का प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी करना पड़े, डॉक्टर शुड गिव रिजल्ट। एग्री और नॉट? एग्री, ठीक बिल्कुल। है। आवर बॉडी हैव बीन क्रिएटेड टू हील नॉट टू बिकम सिक, यानी कि इंसान को बनाया गया फिट रहने के लिए। कोई भी ऐसे इतने सुंदर क्रिएशन को बीमार होने के लिए थोड़ी बनाएगा। बिल्कुल। आप चाहे भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, जिसने भी आपको बनाया है, आपके अंदर में सारा हीलिंग सिस्टम दिया हुआ है। अब एग्जाम्पल, अगर आप बचपन में कहीं गिर गए, खरोच लग गई, अपने आप ठीक हो जाती, कट गया अपने आप ठीक हो जाती है, मैक्सिमम सर्दी खांसी बुखार अपने आप ठीक हो जाते हैं। बट अभी विद द एडवेंट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल साइंस हम हर चीज़ में दवाई लेना शुरू कर दिया, तो अब आपका हीलिंग सिस्टम हो गया ठप। तो अंदर में जो हीलिंग पावर्स है, जो अंदर का डॉक्टर है, जो एक्चुअल हील करने वाला है, उसको आपने शांत कर दिया। तो उसे आपको एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि अगर उसे एक्टिवेट नहीं किया तो बाहर का डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल, अगर आपको सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आपका नहीं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, राइट? तो किसी का अगर एक्सीडेंट हुआ है तो सपोज उसकी जो बोन्स है वो फ्रैक्चर हो गई, ओके। तो डॉक्टर क्या करेंगे, बोन्स को ऑपरेशन से अलाइन कर देंगे। राइट। बट क्या डॉक्टर इंश्योर कर सकते, गारंटी दे सकते कि ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? नहीं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ हड्डी नज़दीक ला सकते हैं, जोड़ना तो अंदर के हीलिंग सिस्टम का ही काम है, राइट? राइट। चलो, किसी को कट हो गया और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर ने स्टिचेस मार दिए, तो भी वो यही बोलेगा, वही तो 8 दिन बाद पता चलेगा हील होता कि नहीं होता है। तो बाहर के डॉक्टर को आपको ठीक करने के लिए अंदर के डॉक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? तो ये आपके सारे ऑर्गन को पता है हील कैसे होना है। आपने प्रॉब्लम्स करके रखे, आप टेंशन पालोगे, हील कैसे होगा? आप माइंड में निगेटिव थॉट्स रखोगे, कैसे हील होगा? आप चिंता, टेंशन, डर, मैं मर गया तो क्या, अरे मैं मरना चाहूँ, मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, ये सब बोलोगे तो ये तो वो हीलिंग सिस्टम को अंदर के डॉक्टर को ऑफ कर देता है। इसके अलावा आप बोलोगे मैं स्मोकिंग भी करूँगा, मैं अल्कोहल भी करूँगा, वो भी ऑफ कर देगा। आप बोलोगे सर मैं खाने पीने में तो सारी उल्टी सीधी चीज़ें खाता ही हूँ, वो भी हीलिंग सिस्टम को ऑफ कर देगा। तो यू आर स्टॉपिंग द हीलिंग। हीलिंग को पता, अंदर के डॉक्टर को पता है हील कैसे करना, आपको आपके सारे ऑर्गन को पता है। इवन लोग भी जानते हैं कि लीवर कैन बी रीजनरेटेड, नया लीवर तैयार हो सकता है, राइट। करते क्यों नहीं फिर? राइट? ठीक वैसे ही बताऊँ, जैसे लीवर रीजनरेट हो सकता है, वैसे किडनी एक्टिवेट हो सकती है, पैनक्रियाज एक्टिवेट हो सकता है, हमारे सारे ऑर्गन्स को हील होना आता है, सिर्फ हमें नहीं आता कि उसे कैसे अलाउ करें। तो इसलिए आप सिर्फ बाहर के डॉक्टर पे डिपेंड मत रहिए, बिकॉज बाहर का डॉक्टर खुद अंदर के डॉक्टर पे डिपेंड है। राइट। आप देखोगे आईसीयू में अगर डॉक्टर पेशेंट है कोई, तो डॉक्टर बोलेंगे हमने तो अपना बेस्ट कर दिया, अब देखते हैं हाउ पेशेंट रिस्पॉन्ड्स। तो अल्टीमेटली बाहर के सारे डॉक्टर्स अंदर के सिस्टम के पावर पर डिपेंड है, तो फिर आप क्यों नहीं हो? आप बाहर के डॉक्टर पे डिपेंड हो, बाहर का डॉक्टर आपके अंदर के हीलिंग सिस्टम पे डिपेंड है, उससे अच्छा आप शॉर्टकट करो ना, आप भी थोड़ा सा अपने इनर डॉक्टर को एक्टिवेट करके देख लो, शायद वही काम हो जाए। और एक्टिवेट करने का क्या वे है, मतलब? सबसे पहले स्टॉपिंग इट, स्टॉपिंग इट, क्योंकि आप स्ट्रेस टेंशन लोगे स्टॉप हो जाएगा, आप जंक फूड खाओगे स्टॉप हो जाएगा। पहले आपका रूटीन लाइफस्टाइल हेल्दी बना लो। एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग केस याद है यहाँ पर, उसे डाइजेशन का प्रॉब्लम था, यंग लड़का, डाइजेशन का प्रॉब्लम था, सब तरफ इलाज कर लिया, बहुत परेशान हो गए, माता पिता बोले क्या करें इसका। मैंने देखा कि डाइजेशन का प्रॉब्लम, यंग लड़का 20 साल का, बोला कोई पॉइंट ही नहीं होने का। मतलब पता करते आया कहाँ से, ठीक है? तो पता चला कि वो लड़का रात भर नेटफ्लिक्स देखता है, सुबह 5 बजे सोता है। अच्छा। तो अब मुझे बताओ, इस बंदे को डाइजेशन का प्रॉब्लम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अभी तक सबने उसको दवाई दी थी, मैंने कहा तुम ये सिस्टम करेक्शन करो, पहले नेटफ्लिक्स देखना है तो उठने के बाद देखो, सोना टाइम पे करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बॉडी के पास कैपेसिटी थी इसे हील करने की, लेकिन वॉज ही अलाउइंग? वो तो बॉडी को रेस्ट दे ही नहीं रहा था। राइट। अब बॉडी को रेस्ट नहीं देगा तो हीलिंग सिस्टम कैसे काम करेगा? तो हम इस तरह से काम करते हैं, वी वर्क डिफरेंटली, वी हेल्प द इनर डॉक्टर टू हील यू। एंड इसमें अभी मैं एक किसी से बात कर रहा था अभी, उनका किडनी फेलियर में 1 करोड़ खर्चा हुआ और उनकी डेथ हो गई। 1 करोड़ खर्चा करने के बाद डेथ हुई। मैं कहता उसके पहले
अगर आप किडनी एक्टिवेशन कर लेते या अंदर के डॉक्टर को एक्टिवेट कर देते तो मैं गारंटी से बताता हूँ इससे तो बेहतर फ़ायदा होता और कम खर्चे में होता, बिल्कुल, और बच भी जाते। और शायद बच भी जाते, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट्स है। एक और इंटरेस्टिंग पेशेंट जो लेडी का बताया 5 मंथ से डायलिसिस नहीं हुआ। अब एक और पेशेंट, ये और शॉकिंग है। ये जेंट्स है, इनकी किडनी फेल हो गई, डॉक्टर ने कहा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो इनकी मदर ने इनको किडनी दी। अच्छा। तो किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। अब बॉडी में 3 किडनी है, पहले की 2 किडनी जो फेल हो गई है और एक नई किडनी ऐड हो गई, तो टोटल बॉडी में 3 किडनी है। अब ये तीसरी भी फेल हो गई। अच्छा। अब डॉक्टर ने कहा फिर से ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब बताओ क्या करेगा पेशेंट? तो उसने कहा अब तो मैं मर जाऊंगा लेकिन ट्रांसप्लांट नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने कहा मरने से अच्छा एक बार कोशिश तो करो। मैंने कहा पीपल आर रेडी टू डाई रादर देन ट्राई। तो वो एक्टिवेट ही कर ले, इससे बेटर है। एग्जैक्टली, व्हाई नॉट? की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, तो मैं यही कहता हूँ कोई भी बीमारी हो, अगर डॉक्टर ने कह दिया आपको कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो ट्रस्ट दैट डॉक्टर कि उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब एलोपैथिक सिस्टम में इसका इलाज है, दे आर राइट। डॉक्टर जनरली झूठ नहीं बोलते, ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया इलाज नहीं है और फिर भी आप 20-50 साल उनके पास जाओगे तो फिर आपकी गलती है। राइट राइट राइट। तो उनका जाना बंद नहीं करना है, आप जाओ, उससे प्रॉब्लम ही नहीं है। वो किडनी के स्पेशलिस्ट है, उनके पास इतना नॉलेज है, आप जाते रहो उनके पास। लेकिन उन्होंने तो बोल दिया ना इलाज नहीं है, तो उसके अलावा भी तो कुछ करना पड़ेगा। कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा ना। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि वो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, तो आप अदर सॉल्यूशंस ढूंढो, आप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूंढो। और क्या किया जा सकता है देखो, तो ऑर्गन एक्टिवेशन किया जा सकता है। एक तो ट्रांसप्लांट कर लो, बोले सर वो तो करना ही नहीं है, मर जाऊंगा। लेकिन पर दूसरा है कि तुम मरने को तैयार हो, राइट? उससे अच्छा एक बार ट्राई तो करो, राइट? तो उसने कहा चलो सर एक बार कोशिश करता हूँ, आखिरी चांस है, अगर आपके इससे नहीं हुआ तो आई एम ओके टू डाई। मतलब गुड डिसीजन, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। ज़्यादातर लोग ट्राई करने की भी हिम्मत नहीं करते। तो इसके बॉडी में 3 किडनी, तीनों फेल है। और अब इसने बोला सर आप बताइए क्या करना है, करता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि पहले भी ये 15-20 लाख खर्चा कर चुका था, अभी उसको फिर से 20 लाख का खर्चा था, राइट? मतलब उसके पहले भी और डायलिसिस पकड़ के उसका टोटल बजट जाना था 50 लाख का टोटल। तो हमारा तो बहुत ही कम में हो जाता है। तो ही सेड आई एम ओके टू ट्राई दिस। ही स्टार्टेड ट्राइंग। हमने उसका प्रॉपरली हमारे जो हाईटेक मशीन है उसके द्वारा डिटॉक्स किया, फिर हमने उसके माइंड पर काम किया, माइंड से सारे क्लींस किया, सारा का सारा माइंड का जो निगेटिव थॉट्स निकाल लिया, ब्रेन के पैटर्न्स पे वर्क किया, फिर हमने उसको जो हमको सिस्टम बदलना है, हार्मोन्स बदलना है, उस पर काम किया। एंड देन हमारा जो 10S DNA हेल्थ मास्टरी उसमें उसे ऐड किया। एंड सडनली उसका यूरिन जो होता था वो सिर्फ 3.5 ml होता था, 3.5 ml 24 घंटे में। अच्छा। 24 घंटे में 3.5 ml मतलब एंड, राइट? अभी वो 350-400 ml हो रहा है। इसका मतलब उसकी किडनी से एक्टिवेट होगी। नाउ आई डोंट नो कौन सी किडनी एक्टिवेट हुई है 3 में से। अच्छा। पुरानी वाली 2 या नई वाली, आई डोंट नो। और मुझे पता करना भी नहीं है। मैं तो चाहूँगा वो प्रोसेस करते रहे, सारी किडनी एक्टिवेट हो जाए। सही बात। मैंने तो मजाक में कहा भी कि यार ऐसा तो नहीं, तुम्हारी किडनी इतनी एक्टिवेट हो जाएगी कि एक एक्स्ट्रा किडनी तो तुम किसी को डोनेट कर दोगे फिर से। बट यू हैव टू थिंक लाइक क्रेजी टू गेट सक्सेसफुल। अगर आप नॉर्मल सोचोगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हाँ। तो जैसे इलॉन मस्क को हम तारीफ करते हैं, क्रेजी सोचेगा तो, लेकिन कोई पेशेंट सोचेगा उसको पागल बोल देंगे, डॉक्टर सोचेगा उसको पागल बोल देंगे। सफलता ऐसे सोच से ही मिलती है, नॉर्मल सोच से तो असफलता ही मिलेगी। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली। और आपने मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जगह माइंड ट्रांसप्लांट कर दिया और Yes. चीज़ें चेंज हो गई। यस यस, माइंड ट्रांसप्लांट, देन जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग और ऑर्गन एक्टिवेशन, ये 3 चीज़ें कर दो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट टल सकते हैं काफ़ी सारे। वाओ, दिस इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। और इससे एक चीज़ और निकल के आई, जैसे आपने कहा कि माइंड ट्रांसप्लांट, तो क्या हम विजुअलाइज करके, जैसे हम मैनिफेस्टेशन में ट्वीक करते हैं अपने माइंड को, तो क्या आप भी कुछ ऐसा प्रोसेस विजुअलाइजेशन का करवाते हो अपने पेशेंट्स को, ताकि वो, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि हम उन्हें यही बोल देते हैं स्टार्टिंग में कि आप अगर जब ठीक हो जाओगे तो कैसा फील करोगे, तो एग्जैक्टली क्या आप इसे विजुअलाइज भी करवाते हो? बहुत करवाते हैं हम, बहुत। वी डू विजुअलाइजेशन, वी डू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, वी डू मेंटल इमेजरी, हम सब कुछ करते हैं। मैंने कहा ना, देखो लोग जनरली, डॉक्टर जनरली दवाई देते हैं, हम रिज़ल्ट देते हैं। अब हम रिज़ल्ट देने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैंने पहले कहा हम विजुअलाइजेशन भी यूज़ करते हैं, मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस, जितने दुनिया के लॉज होंगे। इनफैक्ट वी ऑल्सो यूज़ आइंस्टाइन्स लॉ दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड,
इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। Another, तो मैं बोलता हूँ transform. किडनी में प्रॉब्लम है, उसकी एनर्जी को आप क्या शफल करके आपके इंटेस्टाइन में डाल सकते हो ताकि लूज मोशन हो जाए, टॉक्सिन निकल जाए, किडनी ठीक हो जाए। वाओ, वी डू दैट। सो हम बहुत सारे क्रेजी थिंग्स करते हैं ब्रिलियंट ब्रिलियंट, सीरियसली। एंड दिस इज ऑल 43-44 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल द रिसर्च वर्क। तो लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। पीपल स्टार्ट चेंजिंग विद इन 5 days। एक मेरी किताब है, आप देखोगे, इंस्टा हीलिंग कोड, हर किसी ने पढ़नी चाहिए वो, क्योंकि अच्छा, छोटी सी किताब है, 2 दिन में ख़त्म कर लोगे आप, लेकिन अच्छा। उसमें वो सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे आप 50 साल बीमार रहने की बजाय 5 दिन का रिट्रीट करके आप हील हो सकते हो। वाओ, तो दैट इज़ अमेजिंग बुक, एवरीबडी शुड रीड। बिल्कुल, ये तो सबको पढ़नी चाहिए और मैं हमेशा ज़रूर लूँगी और ज़रूर पढ़ूँगी, ज़रूर, क्योंकि ज़रूर। ये बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है। 5 डेज़ में आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हील आउट कर सकते हो, ठीक सारी कर प्रॉब्लम सकते हो। ख़त्म नहीं हो जाती, बट जहाँ 10 साल से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जहाँ 5 साल से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वहाँ 5 दिन में यू आर हैप्पी, यू आर हेल्थी, योर रिपोर्ट्स आर स्टार्टेड चेंजिंग। आपका ब्लड शुगर चेंज होना शुरू हो गया, आपका ब्लड प्रेशर सेटल होना शुरू हो गया, इनफैक्ट आपकी किडनी के रिपोर्ट्स इंप्रूव होना शुरू हो गए, एंड दैट इज़ ग्रेट सरप्राइज। एंड 5 दिन में ज़िंदगी बदल गई, एंड देन वी कंटिन्यू। उसके साथ हम फिर 1 साल का पूरा प्रोग्राम बना के दिया हमने उनको, वो कंटिन्यू करते हैं। एंड लाइफ इफ इट कैन चेंज विद इन 5 days, वाई टू सफ़र फॉर 50 years? लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहूँगी, मतलब अगर कोई ऐसा टिप या कोई डेली रूटीन का कुछ 2-3 चीज़ें अगर आप बताना चाहें हमारी ऑडियंस को क्या देंगे आप वो एग्जैक्टली? मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। फॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी डिसीज़, तो मुझे लगता है कि मैं जो करता हूँ उसमें से कुछ बता दूँ तो चलेगा। बिल्कुल। ठीक है, देखिए, आपको मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये तो करना ही चाहिए, मानना ही चाहिए। तो बीमारी है तो भी ये करो, नहीं है तो भी ये करो, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले ईट लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि दामाद जब ससुराल जाते हैं उसको इतना भर भर के खिलाया जाता है, एंड वाइफ जब अपने हाथ से कुछ बनाती है उसको लगता है हस्बैंड ने भर भर के नहीं खाया तो अपमान हो गया, बट आपको पता ही नहीं कि आप उसकी लाइफ छीन रहे हो। राइट। राइट। तो ज़्यादा खाना आपको बीमार ही करेगा। राइट। देन ज़्यादा खाने को और स्पेसिफाई कर दूँ, ओनली नॉनवेज खाना बहुत लोग खाते हैं, ओनली नॉनवेज खाने वाले भी लोग बहुत हैं, तो वो भी बीमार करेगा। तो आपको मॉडरेशन में खाना है और कम खाना है। राइट। प्रीफर 2 meals a day कॉन्सेप्ट आ गया है आजकल, तो प्रीफर दैट इज़ गुड 1। सेकंड, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस स्लीप को दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत किया ये, आई सैक्रिफाइज्ड स्लीप फॉर लॉट ऑफ ईयर्स। आई रिमेंबर सैक्रिफाइजिंग स्लीप फॉर 10 years। मैंने 10 साल, मुझे याद है मैं 3 बजे, रात को 3 बजे से पहले कभी सोया नहीं, when I was in training and working in ICCU. But then I realized, yeah, I am doing something bad to me. And then I changed this routine and everything changed. Then Right. third important, mind your mind. लोग कहते हैं माइंड योर बिजनेस, आई विल से माइंड योर माइंड। राइट। आपके माइंड पे ध्यान दो, इट इज़ अ सीक्रेट की टू अनलॉक एवरीथिंग यू वांट। हेल्थ चाहिए, माइंड पे काम करो। वेल्थ चाहिए, माइंड पे काम करो। एब्सोल्युटली। मैनिफेस्ट करना है, माइंड पर काम करना है आपको। Absolutely. फर्ग्यू करना है, माइंड पर काम करना है आपको। किसी एग्ज़ाम में टॉप आना है, बस माइंडसेट पर ही काम करना है। सो ये 3 चीज़ें मैं कहूँगा कि सब ने करना चाहिए। और हमें काफ़ी सारे लोग ऐसा पूछते हैं, जो सवाल आपने पूछा ना कि सर क्या करें रूटीन लाइफ में, आई एम ग्लैड यू आस्क दिस क्वेश्चन। क्योंकि जैसे हमारे पास ज़्यादातर लोग कहाँ से आते हैं, वेबसाइट देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, दे आर सर्चिंग प्रॉब्लम, फिर वो उनको दिखता है कि जेनेटिक इलाज है किडनी फेलियर के लिए, लीवर फेलियर के लिए, कैंसर के लिए, देन दे वॉच द वीडियोज़ एंड देन गिव कमेंट लाइक दिस। एंड ये एग्जैक्टली सवाल आपने पूछा, तो आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल। राइट। नहीं, आपकी सारी बात बहुत अच्छी थी और मुझे तो बहुत कुछ जानने को मिला। और सबसे अच्छी अप्रोच मैं आपके लिए ये कहूँगी कि मतलब इस डायरेक्शन में एज अ डॉक्टर होके आपने सारे एलोपैथी और इन सब चीज़ों पे वर्क किया, उसके बावजूद आप माइंडसेट से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड इतना सब कुछ कहते हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। दैट इज़ रियली अमेजिंग। और मतलब मैं आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई सच में। थैंक यू, सेम हियर। बहुत अच्छा लगा। एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जी, बिकॉज बिल्कुल। वो छूट गया तो सब छूट जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पूरी मेडिकल इंडस्ट्री बोलो, मेडिकल फ्रेटर्निटी बोलो, ये सिर्फ बॉडी पे काम कर रही है, ऑर्गन पर काम कर रही है। लेकिन बॉडी तो डेड बॉडी के पास भी होती है। इंसान बॉडी से परे है। राइट। सो जो स्मार्ट लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वाइज लोग होते हैं, दे डोंट से दैट बॉडी ह्यूमन बीइंग इज फिजिकल,
दे इनफैक्ट से ह्यूमन बीइंग इज अ स्पिरिचुअल बीइंग इन अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। एब्सोल्युटली। तो आप बॉडी नहीं हो, तो आप बॉडी पे इलाज करके कभी आप ठीक हो ही नहीं सकते हो। तो आपको अगर सही में इलाज करना है तो माइंड प्लस बॉडी प्लस सोल तीनों लेवल का इलाज करो। और हम हमारे थेरेपीज में तीनों लेवल पे काम करते हैं। मेडिसिन भी देंगे तो भी सोल के लिए भी हम मेडिसिन देते हैं। वी हैव मेडिसिन फॉर सोल लेवल, मेडिसिन फॉर माइंड लेवल एंड मेडिसिन फॉर बॉडी लेवल। वी हैव थेरेपीज फॉर सोल लेवल, माइंड लेवल, बॉडी लेवल। वी हैव देन इवन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर ऑल दिस लेवल्स। हम ये सब जब मिलाते तब रिजल्ट मिलता है। लोग कहेंगे इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नहीं, इट इज़ सो सिंप्लीफाइंग। आपको विद इन 5 to 10 days यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। इतना आसान है और आपके रूटीन में इजीली अलाइन हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। तो अगर इंसानों ने एक बार इंसानों वाला इलाज कर लिया ना तो बीमारी रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। वाओ। डॉक्टर साहब, अगर मैं चाहूँगी कि सारे डॉक्टर्स दुनिया के आपके जैसे बन जाए तो थैंक शायद यू, आई टू विश, आई टू विश। तो मतलब हमारी हर से मतलब सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज सब खत्म हो जाएगा और हम लोग बहुत हैप्पी हेल्दी लाइफ जिएंगे। आई विश सारे डॉक्टर कर पाए। अब मैक्सिमम अब एलोपैथी डॉक्टर इतना ओवरलोडेड है, वो नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो उन्होंने फिर कॉम्प्लीमेंट या इंटीग्रेट कर लेना चाहिए हम जैसे डॉक्टर्स को, जो Right. सारा कुछ मिला लेते हैं। राइट। वी हैव हीलर्स, we have dietitians, we have health coaches, we have life coaches and we have medicine people. We have everything at our own center. तो इससे लोग हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस हेल्थ नहीं बोलते, एडवांस हेल्थ वर्स बोलते। इट इज़ अ यूनिवर्स ऑफ हेल्थ। ओह वाओ, यूनिवर्स ऑफ हेल्थ। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके और बहुत अमेजिंग चीज़ें हमें जानने को मिली एपिजेनेटिक्स के बारे में और डीप डाउन हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा और आई एम श्योर मेरी ऑडियंस इस चीज़ों को अप्लाई करेगी और लाइफ में हेल्दी रहेगी। थैंक यू सो डेफिनेटली एंड मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने आपके चैनल को देखा है एंड यू कनेक्ट सो वेल विथ योर ऑडियंस एक्चुअली लव्स यू। तो मुझे लगा कि आपके साथ मैं बात करूंगा और आपकी ऑडियंस को, कुछ लोगों को हम अगर चेंज कर पाए, उनको सॉल्यूशंस दे पाए, इट विल बी ग्रेट। सो रियली थैंक्स फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू। थैंक यू।